Today we are studying atomic model. Atomic model. तो फर्स्ट मॉडल है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल आपने छोटी क्लासों में इसको पढ़ रखा होगा। थॉमसन मॉडल को और क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल, या तो इस तरह से पढ़ा होगा प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। ये तीनों नाम से थॉमसन मॉडल को जाना जाता है ना। तो एक्चुअली मॉडल है क्या? ये बोलता है कि एक एटम वाटरमेलन की तरह है, वाटरमेलन की तरह है, और उसमें जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है और रेड पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये इस तरीके से वाटरमेलन है ये। नाउ इसमें ये सीड्स हैं, रैंडम टाइप भी हो सकता है। These are our electron in atom, and the rest part, white part जो है वो है पॉजिटिव चार्ज। Electrons and the white part जो है is positive charge। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। और टोटली ये है न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज is equal to negative charge. So atom should be neutral. तो ये एटम जो है ये न्यूट्रल। ये मॉडल है थॉमसन मॉडल, या इसको बोलते हैं अपन वाटरमेलन मॉडल, या बोलते हैं इसको प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए है कि पुडिंग्स में या केक में जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और बाकी बचा हुआ पुडिंग जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लगभग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो चीज है वो है रदरफोर्ड मॉडल। Okay. Next one is Rutherford model. अच्छा, मैं एक बात बता दूं, थॉमसन मॉडल जो है वो एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ इसका, है ना। बट रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, वो एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। उसमें क्या होता है कि एक गोल्ड फॉइल है, और गोल्ड फॉइल पर ये मान लीजिए एक गोल्ड फॉइल है, इसका थिकनेस जो है वो 0.00004 सेंटीमीटर है, इतना थिकनेस है इसका।
ठीक है। अब यहां से आता है अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, He2 और 4। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो गोल्ड फॉइल है वो बहुत थिन है, बहुत पतली है। तो जब अल्फा पार्टिकल एटम से टकराते हैं तो क्या करते हैं, वो उस शीट को पेनिट्रेट करके पीछे की तरफ निकल जाते हैं, इस तरफ निकल जाता है। ठीक है। यहां पर एक ZnS का स्क्रीन है, ZnS जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होता है, स्क्रीन ऑफ ZnS। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि कोई भी पार्टिकल Zn स्क्रीन पर जब स्ट्राइक करता है तो वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको ऑब्जर्व हुआ कि बहुत सारा ग्लो सीधा यहां पर इस पोर्शन में, यहां पर बहुत ज्यादा जो था ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, कुछ ग्लो यहां पर हो रहा था इन एरिया में। ठीक है। और अगर स्क्रीन को थोड़ा सा आगे की तरफ करूं मैं, तो कुछ ग्लो हो रहा था इस पोर्शन में। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं तो मैं समझ आ जाएगा। इन पोर्शन में तो 3 तरीके का ऑब्जर्वेशन थे रदरफोर्ड मॉडल में। ठीक है। तो उसमें से क्या है, ग्लोब नहीं, ग्लो, GLOY, ग्लो यानी कि चमक रहा है। ठीक है। ग्लोब नहीं, ग्लो, ग्लो। जब क्या होता है कि एक पार्टिकल ZnS से स्ट्राइक कर रहा है तो वहां पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। लाइट जनरेट हो रहा है। ठीक है। लाइट जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, 95% पार्टिकल उस शीट से पेनिट्रेट करके सीधे निकल जाते हैं। ठीक है। और नियरली 4.9% पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े से डेविएट हो जाते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, और नियरली 0.1% जो होते हैं वो 180 डिग्री पर जस्ट वापस रीबाउंस होके पीछे की तरफ आ जाता है। ठीक है। इससे ये पता चला, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसा कब होता है। जैसे एक नेट है, वॉलीबॉल नेट होती है ना, वॉलीबॉल नेट है, वॉलीबॉल नेट में अपन ने क्या किया, एक बुलेट फायर की है, तो उस नेट से उसका कोलिजन होने के कितने चांसेस हैं, बहुत रेयर चांसेस में वो बुलेट जो है नेट से टकराएगी, है ना। तो क्यों नहीं टकरा रहा है वो, क्योंकि इसका बहुत सारा एरिया एम्प्टी है। नेट का 95% एरिया एम्प्टी है, नियरली, है ना। अब ऐसा देखो, ये नेट है, इसमें 95%, नियरली 95% तो एम्प्टी है। तो जब बुलेट पास होगी
ये यहां से बुलेट पास हो गई, 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 बहुत ज्यादा एरिया। बहुत रेयर केसेस में क्या होगा, वो कहीं से नेट से बुलेट टकराएगी और वो थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, जैसे यहाँ किसी पोर्शन पर टकराई है तो वो थोड़ी सी डेविएट हो गई, वरना क्या है सीधी निकल जाएगी। और किसी बुलेट का वैसा नेट के साथ में ऐसा होता नहीं है, बट मान लीजिए ऐसा है ना, एज्यूम कीजिए ऐसा, और एकदम 90 डिग्री पर अगर वो कोलिजन करती है तो वो रीबाउंस होकर पीछे की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन बताता हूं मैं तुम्हें। एटम होता है ये, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। अगर अल्फा पार्टिकल इस तरह के जाते हैं तो वो सीधे निकल जाएंगे। सीधे निकल जाएंगे ऐसे, और कुछ पार्टिकल क्या होंगे, इसे न्यूक्लियस के आउटर साइड से जब टकराएंगे तो वो ऊपर की तरफ चला जाएंगे, ठीक है। और जो एकदम सेंटर में टकराएगा तो वो क्या होगा, रिटर्न में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल में से जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल रहे हैं, वो है 95%। जो डेविएट हो रहे हैं इस तरह, वो है 4.9%। और 20,000 में से 20,000 अल्फा पार्टिकल जब जाते हैं, उसमें से सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल रीबाउंस होकर 180 डिग्री पे पीछे लौट जाता है, ठीक है। तो ये है अपने पास में 0.1%, जो 180 डिग्री पर वापस रीबाउंस होकर पीछे की तरफ लौट गया। क्लियर? तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है, एटम्स में क्या होता है, मोस्ट स्पेस ऑफ एटम is empty। 95% पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब है एटम का बहुत ज्यादा पार्ट तो एम्प्टी है। दूसरा है, कुछ पार्टिकल क्या हुए कि डेविएट हो गए, कुछ पार्टिकल डेविएट हो गए, 4.9% पार्टिकल डेविएट हो गए। इसका मतलब है द एटम ओके। मैं ये दोनों आंसर देता हूं तुम्हारे, वेदांत एंड हसनैन, मैं तुम्हारे दोनों आंसर देता हूं, एक बार में कर लेता हूं कंप्लीट, है ना। और चलो मैं एक, वेदांत ये लिमिटेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की कंक्लूजन है। मैंने ऑब्जर्वेशन बताया तुम्हें, ये उसके कंक्लूजन है। अभी इसका जो लिमिटेशन है वो मैं इसके बाद में बताता हूं तुम्हें, ठीक है। द एटम कंसिस्ट of a small positively charged
nucleus which is situated at the center of the atom and which carries almost entire mass of atom। ये सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है? उसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आप देखना हसनैन और तुम्हारे दोनों का आंसर एक ही स्टेटमेंट में दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना इसको। गोल्ड इसलिए लिया है, गोल्ड के दो रीजन है। एक तो क्या चाहिए था उसको, बहुत ही थिन शीट चाहिए थी। तो जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा मेलेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी। मेलेबल क्या होता है पता तुम्हें? एक तो प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब होता है किसी भी मेटल को बहुत पतले वायर में कर सकते हैं। हाँ, और वायर बन सके, पतला सा पतला वायर बन सके, इसका मतलब होता है डक्टाइल। ठीक है, एंड मेलेबल इसका मतलब है कि उसकी थिन शीट बन सके। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में गोल्ड ऐसा एलिमेंट है जिसकी मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब है वही ऐसा एलिमेंट था जिसकी थिन शीट बनाई जा सकती थी उस टाइम पर। क्लियर? अब तो भी गोल्ड क्यों लिया? एक तो थिन शीट होने की वजह से, दूसरा क्या है, वो चाहता तो एल्यूमिनियम ले सकता था। एल्यूमिनियम की भी पतली फॉइल बन सकती है, हालांकि वो गोल्ड जितनी नहीं बन सकती, बट पतली फॉइल बन सकती है। बट एल्यूमिनियम के सेंटर में कितने प्रोटॉन होते हैं? उसका एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, यानी कि 13 ही प्रोटॉन होंगे। और गोल्ड के सेंटर में 79 प्रोटॉन होते हैं। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 70। गोल्ड इसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं और 79 प्रोटॉन्स होते हैं। अब जब अल्फा पार्टिकल उसके सेंटर से टकराएगा, कोलिजन करेगा, तो अगर सेंटर में मास बहुत कम हुआ तो क्या होगा? एटम को ही बाहर निकाल देगा वह, या प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। बहुत ज्यादा हेवी मास है, 79 बहुत हेवी मास है। इसलिए क्या होता है, वो स्ट्राइक होकर 180 डिग्री पर वापस रिबाउंस होकर चला जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं क्या करता हूं कि एक मार्बल को, छोटी मार्बल को दूसरी छोटी मार्बल से स्ट्राइक करेगा, कोलिजन करेगा, तो वो उसको हटा देगा। ऐसा if a small marble is collide with another small marble, तो ये इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। बट ऐसा केस हो, एक स्मॉल मार्बल एक जाइंट मार्बल से कोलाइड करे, तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वो उसको क्या है, स्ट्राइक होकर 90 डिग्री पर वापस, 180 डिग्री पर वापस लौट के आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि जब अल्फा पार्टिकल उसके सेंटर से कोलिजन होकर वापस रीबाउंस होकर 180 डिग्री पर पीछे लौटे, इससे ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो बहुत हेवी है। ठीक है, तो अपन ने ये पॉइंट लिखा है मैंने, the atom consists of a small positively charged nucleus which is situated at the center of the atom and which carries almost entire mass of the atom। ये इसलिए बोल रहा है कि उसका सेंटर का मास इतना ज्यादा होता है कि वो पूरे एटम के मास के नियरली इक्वल होता है। उसमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, बट टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मास उसके सेंटर के मास से बहुत कम होता है। कहने का मतलब है
अच्छा वेदांत, ये क्या है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, इसका मतलब है उसमें 79 प्रोटॉन्स हैं, है ना। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो 79 प्रोटॉन जो होता है ना, वो न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस को बहुत हेवी कर देता है, मास बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर? अब क्या है, हीलियम का मास उसके कंपेयर में कितना है? मान लीजिए ये हीलियम पार्टिकल है या अल्फा पार्टिकल है, इसका मास है 4 और इसका मास कितना है? 79। 79 इसमें प्रोटॉन है और नियरली इक्वल टू 79, ये तो प्रोटॉन है और नियरली 79 न्यूट्रॉन भी तो होंगे। ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें 79 तो प्रोटॉन है और 79 न्यूट्रॉन है, ये उसको बहुत हेवी कर देता है ना। ये बहुत हेवी कर देगा तो अल्फा पार्टिकल उससे स्ट्राइक करेगा, वो उसको आगे थोड़ी धकेल सकता है, वो रीबाउंस होकर पीछे आ जाता है। ठीक है, और उसकी अगर न्यूक्लियस की साइड से टकराएगा तो वो थोड़ा सा इस तरीके से डेविएट हो जाएगा। क्लियर? वो किसी भी तरीके से टकराएगा अल्फा पार्टिकल, वो न्यूक्लियस को हिला नहीं पाएगा। इससे ये कंक्लूजन हो निकल रहा है कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो बहुत हेवी है और नियरली वो क्या कर देता है कि पूरे एटम का टोटल मास के इक्वली होता है लगभग। उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बता देता हूं मैं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन is equal to 1837 multiplied by mass of one electron। एक प्रोटॉन का मास 1837 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इतना ज्यादा प्रोटॉन हेवियर होता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि पूरे एटम का मास क्या होगा, एटम के एटम का टोटल मास उसके न्यूक्लियस के मास के नियरली इक्वली होगा। ठीक है, हसनैन क्लियर? वेदांत क्लियर? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन जो है, ये सभी मैं बता रहा हूं अभी तक कंक्लूजन है ना। तो नेक्स्ट कंक्लूजन जो है वो ये है, द इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus in different concentric circular path with very high speed। ये बोल रहा है ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है
सॉरी, और यहां पर जो है ये कॉन्सेंट्रिक पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हाई स्पीड से। ठीक है, अब अभी बताओ तुम मुझे कि जब मैं रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा रहा था तब मैंने इलेक्ट्रॉन की कहीं बात की है क्या? ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन आया क्या कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन अपन ने नहीं देखा है। वेरी गुड। असली यही बात है कि अपन ने क्या है, अपन ने बोला है कि पूरे मॉडल में अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन की कोई बात हुई नहीं थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ऐसा ऑब्जर्वेशन अपन को मिला नहीं। तो भी रदरफोर्ड ने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक बनेगा आगे जाके। अभी मैं बताऊंगा कि इसके ड्रॉबैक क्या है, फेलियर्स क्या है। तो ये इसका एक फेलियर है। क्या फेलियर है? इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी देखा नहीं इसने, कुछ भी ऑब्जर्वेशन में आया नहीं है, तो भी इसने बोला है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये क्यों बोला? क्योंकि इससे पहले एक मॉडल आया था, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में उसने बताया था कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो फिर उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल था ना, तो रदरफोर्ड को भी ये प्रूव करना था कि एटम न्यूट्रल होता है। अब जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया, पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता चल गया, बट पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो फिर ये क्या बोलेगा कि उसको न्यूट्रल करना है। अगर एटम को न्यूट्रल करना है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता चला हुआ है, तो उसको इलेक्ट्रॉन ऐसे डालने पड़े, है ना। रदरफोर्ड को ये बोलना पड़ा, जिससे क्या होता है कि एक एटम में पॉजिटिव चार्ज तो मैंने ढूंढ लिया और नेगेटिव चार्ज भी हैं, जिससे पूरा एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में इसका ऑब्जर्वेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन का। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक कैसे है? तो एक दूसरा साइंटिस्ट है, वो है मैक्सवेल। तो पहले मैं एक मैक्सवेल की थ्योरी बताता हूं तुम्हें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो वो थ्योरी क्या है, तुमने इसको पढ़ रखा है छोटी क्लास में। वो ये है कि तूने जब कोई चार्ज, इसका मतलब है जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इफ a charge is in rest, then it will produce electric field, but it will not produce मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब तुम देखो कि एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नहीं होते हैं? कॉपर वायर में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जब तक कि उसको करंट के साथ में, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ में मैं जोड़ नहीं देता, तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो अगर वो फ्लो नहीं करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा बट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। क्लियर है ना? तुम देख लो, नॉर्मल कॉपर वायर मैग्नेटिक के साथ में अट्रैक्ट होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। अब उसको क्या करते हैं अपन,
उसमें चार्ज फ्लो करने लग जाए तो क्या होगा? इफ अ चार्ज इज मूविंग then it will produce electric as well as magnetic field also। इन दोनों को मैं एक फिगर आउट करके बता दूं तुम्हें। इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज इन रेस्ट, तो ये इसके चारों ओर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, अब जो रदरफोर्ड का मॉडल है, रदरफोर्ड ने बोला है कि क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, ऐसा बोला है ना? इलेक्ट्रॉन आर मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो उनको मूव करते टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करेंगे। और रेडिएशन में क्या हो जाता है? जब कोई रेडिएशन जनरेट होती है तो रेडिएशन एनर्जी का टाइप है, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, अगर वो एनर्जी इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी कम हो जाएगी तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। ये अपना न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसकी एनर्जी अगर ये एनर्जी इमिट करता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड जो होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अब स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो वो सर्कुलर पाथ नहीं रह पाएगा, वो क्या करेगा? उसका न्यूक्लियस उसको खींचेगा अंदर की तरफ। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे जैसे स्पीड कम होती रहेगी वो स्पाइरल मूव करेगा, और स्पाइरल मूव करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर रदरफोर्ड सही है तो क्या होगा? सभी इलेक्ट्रॉन, सभी एटम के इलेक्ट्रॉन को 10⁻⁸ सेकंड में, दुनिया के सभी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको 10⁻⁸ सेकंड में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, है ना? बट तुम बताओ कि ऐसा हुआ है क्या कभी? अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो फिर एटम बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं ना। तो एटम तो बचा हुआ है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है कि ये रिवॉल्विंग थ्योरी है सर्कुलर पाथ पे, ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है, फेलियर है, ये सही नहीं है थ्योरी। ठीक है, तो ड्रॉबैक ध्यान रखिएगा इसका, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता है। अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट आएगा, नील्स बोर।
वो आएगा सेकंड जो अपन पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल वो क्या करेगा, रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा और कुछ असम्पशन करेगा। हाँ हसनैन, ये थ्योरी थी। तो क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, एनर्जी इमिट करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी और वो नीचे अंदर की तरफ गिर जाएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिलती है वो बताएगा आगे ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है ना वो बताएगा। ठीक है, और मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तुमने एक केपलर लॉ कभी पढ़ा हो तो उससे उसके जैसा ही है। सोलार मॉडल है ना, सोलार मॉडल में जो प्लैनेट्स हैं उनको रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी मिलती है। उसका मैं डिटेल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैं क्लास को वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल, और हसनैन तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। ठीक है सर वो आपने बोला था ना नोट, हाँ 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 हसनैन बोलो। मैं वेदांत बोल रहा हूँ सर, वो हाँ नोट। ओ नोट, मैं अभी व्हाट्सअप कर दूं क्या तुम्हारा को? हाँ सर, कर ठीक, दो, नंबर देखता हूँ मैं आपको। वो हाँ सर के पास में होंगे तो सर को मैं बोलता हूँ तो मैं वो व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ओके चलो, गुड बाय। और कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना? मैसेज कर। ओके चलो, गुड बाय।